नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान चल रहा है। स्पीकर के चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला का नाम तय किया गया है, तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश के नाम उन्होंने अपना नाम रखा है। अब 26 जून को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसके साथ प्रोटेम स्पीकर अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान कराएंगे। तब पता चलेगा कि 18वीं लोकसभा का स्पीकर इन दोनों में से कौन होगा। हालांकि नंबर एनडीए के पास ज्यादा है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि जब नंबर सत्ता के पास है तो विपक्ष ने क्यों अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। क्या है पूरा मामला? स्पीकर पिट का नहीं बल्कि जोड़ तोड़ की आजमाइश का और ताकत दिखाने का यह मामला है। आखिर क्या है विपक्ष का प्लान और क्या है सत्ता पक्ष का प्लान? क्यों आपस में नहीं बनी सहमति? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 72 साल में तीसरी बार स्पीकर को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले आजादी के बाद पहली बार स्पीकर को लेकर 1952 में चुनाव हुआ था और दूसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव आपातकाल के दौरान 1976 में हुआ था। देश की आजादी के बाद पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलकर बने। 2024 में तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। 2 बार को छोड़कर अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति से स्पीकर बनता आया है, लेकिन इस बार दशकों बाद स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। अब सबको कल सुबह 11 बजे का इंतजार है कि कल सुबह 11 बजे क्या होगा, अगला स्पीकर कौन होगा। ओम बिरला इसमें आगे चल रहे हैं। ओम बिरला चुनाव जीतते हैं तो वो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे। इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी वो बनाएंगे। कौन सा है वो रिकॉर्ड, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। इमरजेंसी की 49वीं वर्षी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के विरोध में देश भर में डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी मना रही है। कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी ने आपातकाल को पूरी तरीके से भुनाने का प्लान बना दिया है। देश भर में बीजेपी विचार गोष्ठी करके आपातकाल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलने की तैयारी लगातार करती नजर आई। जानकार यह भी बताते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस के संविधान बचाने वाले मुद्दे पर आपातकाल के जरिए घेरने की तैयारी में है और लगातार घेर भी रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव के दौरान अब सरकार बनने के बाद विपक्ष संविधान को लेकर बीजेपी को घेर रहा है, ऐसे में संविधान का जवाब देने के लिए बीजेपी ने इमरजेंसी को अपना हथियार बनाया है। आखिर क्या है बीजेपी का यह प्लान? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा के पहले सत्र के आगाज होने के साथ यह माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बार जमकर घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन यह दूसरे दिन भी दिखा। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पर कभी हां कभी ना। संसद सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच रोमांचक मुकाबले की झलक देखने को मिली है। पहले खबर आई थी कि एनडीए की तरफ से ओम बिरला का एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। फिर पता चला कि इंडिया गठबंधन ने भी अपना समर्थन दे दिया है ओम बिरला को। सब भी हैरान हुए। पहली परीक्षा में मोदी सरकार ने विपक्ष को मना लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह एक मोड़ फिर से आ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया के सामने दावा किया कि सरकार ने डिप्टी स्पीकर पद हमें देने का भरोसा जताया था, लेकिन अब वो इस पर जवाब नहीं दे रही है। बस इसके बाद यह खबर आई कि विपक्ष की ओर से के सुरेश ने भी स्पीकर पद के लिए
अपना नामांकन पत्र भर दिया है। यानी स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं और इस तरीके से हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में दशकों बाद फिर से यह नौबत आई है जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो एनडीए में फूट पड़ सकती है। टीडीपी जैसे दल सपोर्ट में नहीं तो शायद अपसेंट रह सकते हैं या उनकी मंशा सरकार पर प्रेशर बनाने की है। सरकार का तर्क है कि विपक्ष ने अपनी बात रख दी है, अभी स्पीकर का चुनाव हो जाए तब विपक्ष की बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अगर विपक्ष फैसला चाहता है तो सरकार को यह स्वीकार नहीं है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए राहुल गांधी और पीयूष गोयल को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए स्पीकर पद को लेकर किस तरीके से दोनों नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरा मामला स्पीकर पद का नहीं है बल्कि जोर, आजमाइश और ताकत का है। 10 साल बाद एनडीए थोड़ा कमजोर है तो विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ाने का एहसास हो गया है। यही वजह है कि खींचतान इस वक्त ज्यादा हो रही है। दोनों तरफ स्पीकर पद का चुनाव लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि यह पहले ही तय कर दिया गया था कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि समर्थन की शर्त रखने वाली राजनीति की निंदा होनी चाहिए। मैं आपको यह बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात बनते बनते बिगड़ गई और चुनाव की नौबत तक आ गई। इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सुबह लगभग 11:15 में राजनाथ सिंह के दफ्तर में बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एनडीए की सभी सहयोगी दल वक्त से पहले पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद यानी 11:20 में अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे, जिसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हो गई। करीब 10 मिनट बाद डीएमके के टीआर बालू पहुंचे। राजनाथ सिंह ने टीआर बालू के साथ अलग से बैठक की। बालू नामांकन पर हस्ताक्षर को तैयार थे। तभी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल आए। वेणुगोपाल ने शर्त रखी कि सरकार विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने का वादा करे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद की चर्चा बाद में होगी, जब भी होगी विपक्ष से सलाह ली जाएगी। केसी वेणुगोपाल डिप्टी स्पीकर पद की मांग पर लगातार अड़े रहे। जब बात नहीं बनी तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुरेश कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं। कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं मानी। उन्हीं को विपक्ष ने स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कांग्रेस सांसद गौरव गंगोई को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब
डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया है तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए स्पीकर पद हासिल करने की संभावना जब तक नहीं है तब तक जेडीयू और टीडीपी जैसे अहम एनडीए दल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सुरेश के समर्थन में क्रॉस वोटिंग नहीं करते। लेकिन एनडीए के दोनों बड़े सहयोगी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही बीजेपी के उम्मीदवार के साथ जाने का फैसला कर दिया। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रही है। ममता बनर्जी ने स्पीकर पोस्ट के लिए उम्मीदवार चयन के फैसले में खुद को शामिल नहीं किए जाने की लेकर नाराजगी जाहिर की है। अगर उनकी पार्टी टीएमसी के सांसदों ने वोटिंग का बहिष्कार किया तो इंडिया ब्लॉक के लिए 29 सांसदों का समर्थन कम हो जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन की तादाद 204 पर सिमट जाएगी। इसके अलावा अभी 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है जो स्पीकर के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इन 7 सांसदों ने 5 विपक्ष के सांसद हैं और 2 निर्दलीय सांसद हैं, यानी विपक्ष नंबर गेम के हिसाब से काफी पीछे है। उस लिहाज से पूरी संभावना है कि ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। ओम बिरला पिछले सत्र में भी लोकसभा अध्यक्ष थे और इस बार जब उनका नामांकन हुआ तो उनकी सपोर्ट में पूरा एनडीए खेमा एक साथ नजर आया। ओम बिरला के पक्ष में प्रस्ताव पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। उसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल से लेकर एनडीए के जो बाकी साथी थे वो भी मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के सुरेश के नाम में मोर्चा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संभाला। डी राजा भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा के दोनों उम्मीदवारों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला 3 बार से सांसद हैं, जबकि के सुरेश 8 बार से सांसद हैं। कोटा से सांसद है ओम बिरला और इसके अलावा मवेलिकारा से सांसद है के सुरेश। ओम बिरला कभी मंत्री नहीं बने, जबकि के सुरेश एक बार मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, जबकि सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं के सुरेश। ओम बिरला लोकसभा चुनाव नहीं हारे हैं, जबकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं के सुरेश। 2014 में पहली बार सांसद बने थे ओम बिरला, जबकि 1989 में पहली बार सांसद बने के सुरेश। चूंकि बहुत सीनियर है के सुरेश और इसीलिए कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 26 जून को 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। अगर इस चुनाव में ओम बिरला जीत जाते हैं, जिसकी संभावना पूरी नजर आ रही है, एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, ऐसे में ओम बिरला अध्यक्ष बनेंगे तो उनका नाम इतिहास के उन 5 लोकसभा अध्यक्षों की सूची में जुड़ जाएगा जिन्हें लोकसभा पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए 2 बार बैठने का मौका मिला है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए उन 5 लोकसभा स्पीकर के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था। उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ओम बिरला 19 जून 2019 से 24 जून 2024 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। अब 18वीं लोकसभा में वो स्पीकर पद के लिए चुनावी मैदान में फिर से हैं। जीएमसी बाल योगी 24 मार्च 1998 से
19 अक्टूबर 1999 तक लोकसभा के स्पीकर रहे। फिर दूसरी बार 22 अक्टूबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2002 तक लोकसभा के फिर से अध्यक्ष पद पर कायम रहे। बलराम जाखड़ पहली बार 22 जनवरी 1980 से लेकर 15 जनवरी 1985 तक स्पीकर रहे। फिर दूसरे टाइम में 26 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक इस पद पर वो कायम रहे। नीलम संजीव रेड्डी पहली बार 17 मार्च 1967 से लेकर 19 जुलाई 1969 तक स्पीकर रहे। फिर 26 मार्च 1977 से लेकर 13 जून 1977 तक वो इस पद पर रहे हैं। गुरदयाल सिंह ढिल्लो 8 मार्च 1969 से लेकर 17 मार्च 1971 तक स्पीकर रहे। फिर 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक वो लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहे। एम ए अयंगर पहली बार 8 मार्च 1957 से लेकर 10 मई 1957 तक स्पीकर रहे और 11 मई 1957 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक वो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बने रहे। इन सभी में से किसी ने 10 वर्ष के दोहरे कार्यकाल को पूरा नहीं किया था। इस लिहाज से ओम बिरला के पास इतिहास बनाने का एक बहुत शानदार मौका है। वो इस बार पूरे 5 साल तक का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं तो वो लोकसभा के पूरे 2 कार्यकाल यानी 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहने का रिकॉर्ड भी दर्ज कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले स्पीकर पद को लेकर चुनाव नहीं। इससे पहले इतिहास में 2 बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन पिछले करीब 48 साल में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बनी होगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि कब कब लोकसभा स्पीकर पद को लेकर चुनाव हुए हैं, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। भारत के इतिहास में लोकसभा के स्पीकर पद के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से जीवी मावलंकर का नाम स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर रखा था। वहीं एन के गोपालन ने शंकर शांताराम मौर्य का नाम प्रस्तावित किया था। मतदान में मावलंकर के पक्ष में 394 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 55 वोट पड़े थे। भारत में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव जो हुआ था वो 1976 में इमरजेंसी के दौरान हुआ था। उस वक्त बलिराम भगत और जगन्नाथ राव एक दूसरे के आमने सामने थे। इस चुनाव में बलिराम भगत ने जीत हासिल की थी। ये यानी 4 दशक बाद एक बार फिर से संसद के इतिहास में यह बात दोहराई जाएगी और एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इतिहास की बात हो रही है, एक और इतिहास आज से ठीक 49 पहले की बात है, जिसकी याद अब बीजेपी कांग्रेस को दिला रही है और उसके बहाने राहुल गांधी के संविधान वाले प्रहार का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपातकाल की कर रहा हूं। 25 जून 1975 की यही वो तारीख है जिस दिन भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाया था और अपनी मोहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक भारत में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी ज्यादा विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी अभी भी कांग्रेस को वक्त वक्त पर कोसती रहती। और अब जरा पीएम मोदी की तीसरी पारी के संसद सत्र में चल रहा है, तो एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान को लेकर बीजेपी को घेर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को संविधान की याद दिला रही है। इसकी शुरुआत सोमवार को संसद सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी और कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया था, निशाना साधा था। एक बार फिर से इमरजेंसी के 50 साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक 4 पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा अटैक करते हुए कहा कि जिन्होंने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति
प्यार के इजहार की कोई अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वो आपको बताना चाहता हूं। पीएम मोदी ने लिखा कि जिस मानसिकता की वजह से आपातकाल लगाया गया हो, वो उसी पार्टी में बहुत जीवित है। जिसने इसे लगाया था वह अपने दिखावे के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को समझ लिया है और इसलिए उन्होंने उन्हें बार बार नकारा है। ये उन्होंने किया। इसके बाद बीजेपी आपातकाल के विरोध में देश भर में डार्क वेज ऑफ डेमोक्रेसी बना रहा है। कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए। भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 50 मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने संविधान का मुद्दा जमकर उठाया। अब सरकार बनने के बाद संसद सत्र की शुरुआत से ही एक बार फिर से लगातार संविधान का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेता संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे तो संसद के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने संविधान से लेकर मार्च किया। आज भी राहुल गांधी संसद पद का शपथ लेने के लिए पहुंचे तो संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। विपक्ष के इस नैरेटिव के जवाब में बीजेपी ने इमरजेंसी को अपना हथियार बनाकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। आने वाले दिनों में संविधान बनाम संविधान का मुद्दा संसद में इसी तरीके से छाया रहेगा और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, विपक्ष के सांसद संविधान की कॉपी लेकर जो शपथ ले रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में संविधान को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई देखने को मिलेगी संसद में, सड़क पर। और ये महंगाई अब आम मुद्दों पर भी बनती नजर आएगी। 11 बजे का इंतजार कीजिए आप। कल 11 बजे लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होना है और उसके बाद से संसद की जो कार्रवाई है वो फिर शुरू होगी और किस तरीके से हंगामा होगा इसके गवाह आप और हम फिर से बनेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।